नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है नसीबों का लिखा भी क्या गजब होता है और इसके 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब ये 14वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के पार्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। देवेश संदीप के साथ करण के कमरे में सोया। करण की दीवार पर लगी तस्वीर को संदीप ने नमन किया। हालांकि वह कभी करण से रूबरू नहीं हुआ था, पर रमेश और सीमा से जितना सुना था उससे उसके मन में बहुत इज्जत थी उसके लिए। एक दिन में ही रागिनी और आंसू में दोस्ती हो गई थी और वह आपस में घुल मिल गए थे। साथ में खेल भी रहे थे। विदाई के समय रोशन जी ने रागिनी को पायलें दी, जिन्हें रीमा ने तुरंत पहना दी। पहनकर रागिनी भी बहुत खुश हो रही थी। छम-छम करती भागने लगी। रीमा और रमेश को शहर में घूमने आने के लिए संदीप ने कहा तो दोनों ही ने जल्दी आने का वादा किया। रोशन जी संदीप का व्यवहार और पोती के प्रति उसका लगाव देखकर प्रसन्न हुए। वे तीनों रीमा से विदा लेकर गांव आए और पहले सीमा के मायके आ गए। अचानक उन्हें आया देखकर सभी प्रसन्न हुए। संदीप पहले सीमा को उनके यहाँ मिलवाने लाया है, यह देखकर उन्हें और भी अधिक प्रसन्नता हुई कि वह सीमा का कितना ख्याल रखता है। वास्तव में सीमा के भाग्य में जो कुछ लिखा था, लेकिन वह विधाता ने उसकी अब क्षतिपूर्ति संदीप से शादी करवाकर कर दी और भगवान इस खुशी को हमेशा सलामत रखे। कांता मन ही मन सोचने लगी। कुछ देर बाहर बैठकर सीमा रेखा के साथ कमरे में आ चली गई। रेखा का चाल ढाल देख सीमा ने छेड़ दिया, लगता है कोई बढ़िया खबर छिपाए हुए हो भाभी। रेखा मुस्कुरा पड़ी। लगता तो कुछ ऐसा ही है, पर अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं तो किसी को नहीं बताया। वैसे अच्छा है, बिट्टू स्कूल जाने लगा है और बड़ा हो गया है, तो अब संभालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीमा खुश होते हुए बोली, पर अब की एक सीढ़ी और ऊपर भी चढ़ना है भाभी। जेठानी बनने की सोचो, देवरानी ले आओ तो आपका हाथ भी बट जाएगा, सीमा ने सलाह दी। अब ये तो मम्मी पापा जी के हाथ में है। बात तो चल रही है, कोई उपयुक्त घर नहीं मिल रहा अभी, रेखा ने निराशा जताते हुए कहा। उसके बाद रेखा उससे शहर के बारे में बातें करने लगी। रागिनी बिट्टू के साथ खेलने लगी और संदीप उसके माता पिता के पास रह गया। अकेले में संदीप ने उन्हें बताया कि अब वह रागिनी को 1-2 साल शहर में अपने साथ रखेगा। वहाँ वह उसके साथ अलग माहौल में रहेगी तो अपने जीवन में सहज रूप से आगे भी बढ़ पाएगी। वह सीमा को इस बीच गांव शायद ही लाए, क्योंकि उस पर भी काम का दबाव ज़्यादा है और नई नौकरी है। रागिनी का स्कूल में एडमिशन होकर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो बार बार आना संभव नहीं। जब भी मन करे आप सभी शहर मिलने आ जाना। संदीप की बात ठीक थी। उन्हें भी यह सही लगा कि सीमा और संदीप के आगे के जीवन के लिए यही अच्छा है। दिल से सभी यही चाहते थे कि सीमा संदीप के साथ नए जीवन में रम जाए। आज पूरे दिन वह सीमा के मायके में ही रुका और सभी के बीच अच्छा समय गुजारा। सभी को उन तीनों को प्रसन्न देखकर अच्छा लगा, और जब ये पता लगा कि वे रीमा के यहाँ रुक कर आए हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि संदीप रिश्तों को निभा रहा है। शाम को संदीप सीमा और रागिनी को वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। आखिर वहाँ भी तो उसे अपने माँ बाप को समझाना था और वह चाहता था कि सीमा उस समय वहाँ पर ना हो तो बेहतर है। उसके जाने के बाद सीमा ने जब घर में रीमा वाली बात बताई तो कांता और कमल को भी आंतरिक खुशी हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि देवेश और रोशन जी रीमा से प्रसन्न नहीं हैं और इस तरह रीमा की गृहस्थी नहीं संवरेगी। वो तो वे स्वभाव के अच्छे लोग हैं, इसलिए मान रखते हैं। अब वह रीमा की बातें जानकर उसकी ओर से भी निश्चिंत हो गए। माँ, अब रमेश भाई की शादी कर लो, रेखा भाभी फिर से खुशखबरी देने वाली है। अब उन्हें भी कुछ आराम मिलना चाहिए ना। सीमा ने एक और खुशी की बात सबको सुनाई, जिसे सुनकर सभी और प्रसन्न हो गए। बेटी, बात तो 2-4 जगह चल रही है, पर अभी देखना दिखाना नहीं हुआ है। हमें भी जल्दी है, 25 का होने वाला है। तभी छन छन करती रागिनी वहां आ गई। बड़ी सुंदर पायल है, कौन लाया बिटिया के लिए? कांता ने लाड़ लड़ाते हुए कहा। उन्हें लगा कि संदीप ने दिलवाई है। दादाजी ने दी है। सुंदर है ना नानी? रागिनी खुशी से उछलते हुए बोली। हाँ, बहुत सुंदर हैं। और मौसी ने एक फ्रॉक भी दी है। मम्मी, नानी को दिखाओ ना। वह सीमा के पास आकर बोली। गांव में कोई बड़ी सी दुकान खुली है क्या? कांता ने सीमा से पूछ लिया। नहीं माँ, उन्होंने पहले से ही मंगा रखी थी।
इसके जन्मदिन की याद आ गई थी उन्हें, सीमा ने बताया। सुनते ही कांता को याद आया, अरे हाँ, कल का ही दिन तो है। बड़े शुभ मौके पर आई है। कल रागिनी का जन्मदिन है तो अभी पंडित जी को खबर कर देते हैं, तेरे ससुराल वालों को भी बुला लेते हैं और रोशन जी को भी अभी खबर कर देते हैं। उनके गांव का आदमी टेम्पो चलाता है तो रमेश उसे बुलाएगा, वह खबर कर दे। अगले दिन की तैयारी में सभी जुट गए और रमेश पंडित और टेम्पो वाले को संदेश भेजने चला गया। बेटे को अकेले आया देख पहले तो विमला हैरान रह गई, पर जब उसने बताया कि वह मायके में है, कल सुबह आ जाएगी, तो वह खुश हो गई। और फिर उसने सीमा को शहर में रखने के बारे में बताया, साथ ही यह भी कि रागिनी का स्कूल में दाखिला करा दिया है। उसकी नौकरी भी ऐसी है जिसमें उसे फुर्सत कम मिलेगी, लेकिन वह बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन उन्हें अब तीज त्योहार पर ही लाया करेगा। विमला को मन में थोड़ा बुरा तो लगा, पर उसके बेटे की उसमें खुशी है, वही ठीक है। वैसे भी वह पहले भी तो महीनों नहीं आता था, अब कम से कम आने तो लगा है। यही अच्छा है, शायद कुछ दिनों में उसे भी कोई अच्छी खबर मिल जाए। सपने बुनते हुए उसने सोचा, फिर सीमा का मायका यही है तो वह तो आने को कभी मना नहीं करेगी। ये तो उसके बेटे का ही फैसला होगा, विमला ने मन में विचार करते हुए सोचा। विमला का ऐसा सोचना सही था, नहीं तो अक्सर सास सोचती हैं कि उनके बेटे को बहू रोक रही है और वह वही आना नहीं चाहती है। जीवन को इन सब बातों से कोई खास रुचि नहीं थी, अतः उन्होंने, जैसा तुम्हारी मर्जी बेटे, हम तो इसमें तू जिसमें तू खुश है उसमें ही राजी हैं। अगले दिन सुबह ही सीमा रागिनी को लेकर संदीप के यहाँ पहुंची तो साथ में रमेश भी था। रमेश ने सभी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सीमा ने रागिनी को आज संदीप की लाइफ फ्रॉक पहना रखी थी और उसके मस्तक पर रोली का टीका था। पैरों में पायल की रुंझुन करती हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज कुछ खास है क्या? उसे गोद में लेते हुए संदीप ने पूछ लिया। हाँ, आज इसका जन्मदिन है, सीमा ने बताया। ओह अच्छा, तुमने पहले नहीं बताया, वरना हम कुछ तैयारी करते। इसका दाखिला करवाया तब तुम्हें बताया था। अब अपने यहाँ लड़कियों का जन्मदिन कौन मनाता है? तो मैंने नहीं बताया था, सीमा ने सफाई देते हुए कहा। कल उसके दादाजी को भी याद था, तभी उन्होंने इसके लिए ये पायल मंगवाई थी और अचानक हम पहुंच गए थे। जब माँ को पता लगा तो आज उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखवाई है। मतलब कि हमारी रागिनी आज 5 साल की हो जाएगी। हाँ, और मैं इसलिए आया हूँ ताई जी और ताऊ जी, आपको भी आना है और सबका खाना वहीं पर है, माँ ने इसीलिए भेजा है। विमला ने भी रागिनी को गोद में लेकर प्यार किया। रागिनी सभी को उसके दुलार करते देख हैरान थी कि आज सभी उसे बार बार गोदी में लेकर प्यार क्यों कर रहे हैं। और उसने पूछ लिया, दादी ने आज गोद में लिया, मम्मा सब मुझे बार बार पारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के दिन तुम पैदा हुई थी और आज आपका हैप्पी बर्थडे है, सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, उसने हैरानी से कहा, पर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस पर सब चुप हो गए। अब दिन में इसकी नानी ने आयोजन कर लिया है तो चलो हम फिर शाम को पार्टी करते हैं, संदीप ने रागिनी को प्यार करते हुए कहा। रमेश निमंत्रण देकर चला गया। समय से तैयार होकर दिन में सभी कमल के यहाँ गए। पूजा में सीमा संदीप के साथ गठजोड़ा करके बैठी और रागिनी संदीप की गोदी में। रीमा और देवेश भी रोशन जी के साथ पहुंच चुके थे। शादी के बाद एक बार फिर तीनों परिवार साथ में थे। तो उन तीनों परिवारों का एक एक सदस्य पूजा में बैठा था और उन तीनों ने ही इन तीन परिवारों को एक रिश्ते में जोड़ रखा था। जीवन वही बड़ी गर्मजोशी से रोशन जी से मिले। उन्हें ये तो पता लग चुका था कि जायदाद रागिनी के नाम हो चुकी है और अब उसकी मालिक सीमा है, पर उसके कागज अभी रोशन जी ने नहीं दिए थे। मन में ख्याल आया, कहीं बाद में पलट गए तो, और वापस अपने नाम कर ली तो। अगर एक बार कागज हाथ आ जाते तो कितना अच्छा रहता। हो सकता है आज देने के लिए लाए हों और रागिनी को जन्मदिन का गिफ्ट दे दें, या सीमा या संदीप को पकड़ा दे, और फिर तो उनके ही हाथ आने हैं। एक और जहां सत्यनारायण की कथा चल रही थी, उनके दिमाग में भारी उथल पुथल मच रही थी। आरती होने लगी और विमला जी ने हाथ लगाया तो उनका ध्यान टूटा और वो खड़े हो गए। आरती और प्रसाद वितरण के बाद सब बैठ गए और महिलाएं रसोई में चली गई। खाना पीना भी हो गया था, परंतु अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी जो उनके दिमाग में चल रही थी।
इस बाबत कमल या रोशन जी से पूछूं या नहीं। थोड़ी देर द्विधा में रही, पर ऐसे पूछना तो शोभा नहीं देगा। कौन सा मुझसे ये बात तय हुई थी? ये तो रोशन जी ने कमल को कहा था और किया भी है, पर कागज, उनका दिमाग फिर कागजों में अटक गया। संदीप ने पिता को सोच विचार में बैठा देखा तो आभास हो गया कि दिमाग में कुछ चल रहा है शायद, पर क्या? जब आप सभी आए हुए हो तो शाम को घर भी आओ। संदीप भी कुछ कर रहा है रागिनी बिटिया के लिए। पहले पता होता तो हम भी कुछ सोचते। बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने मुलायमियत भरे स्वर में रोशन जी से कहा। बिमला ने भी सरल मन से समर्थन कर दिया। हाँ, आप सब आ जाओ, अच्छी रौनक लग जाएगी जब सब साथ में होंगे। सुनकर रीमा बोल पड़ी, हाँ जी ताई जी, हम सब आएंगे। आखिर देखें कि हमारे जीजाजी शहर में कैसी पार्टियां करते हैं। जब आए हुए हैं तो एक दिन और जीजी के साथ बिताने को मिल जाएगा। कहने को तो रीमा कह गई, क्योंकि उतावलापन उसके स्वभाव में था, पर सबको अपनी ओर देखा तो देवेश की ओर देखते हुए चुप हो गई कि कहीं वह फिर से नाराज न हो जाए। कल रात ही तो देवेश ने बहुत दिनों बाद उससे पहले जैसा प्यार जताया था। कहीं उसने फिर कोई गलती तो नहीं कर दी? कांता ने उसे संकोचाते देखा तो बात संभाली। हाँ हाँ, सभी आ जाएंगे। बच्चों की खुशी में शामिल होने का मौका तो माँ बाप का सौभाग्य होता है। अच्छा, हम चलते हैं, कुछ तैयारियां बाकी हैं, संदीप ने कहा। तो रमेश और देवेश ने कहा, हम भी साथ चलें, कुछ मदद की जरूरत हो तो। रेखा भी पास खड़ी थी और सोच रही थी कि पता नहीं संदीप किस तरह की पार्टी कर रहा है और हम सबको जाना था या नहीं। कहीं ताऊजी ने यूं ही औपचारिक रूप से कह दिया हो और इतने लोगों की व्यवस्था सीमा के लिए करना मुश्किल ना हो जाए। यह सब सोचकर वह बोली, ऐसा करते हैं, मैं और रीमा भी चले जाते हैं, जीजी की भी मदद हो जाएगी। आप सभी यहीं रहिए और आपस में बातें करिए। आप सब शाम को आ जाना। रेखा की समझदारी के सभी कायल थे। उसकी सलाह सभी को उचित जान पड़ी और बच्चे बड़ों के साथ वहीं रह गए। बाकी संदीप के घर की ओर चल दिए। रोशन जी ने कमल की ओर देखा कि क्या कहे। संदीप ने कुछ तैयारियां कर ली थी। बाजार से जो लाना था वह जाने से पहले ही लेकर रख गया था। बाकी सभी ने उसके कहे अनुसार सजावट वगैरह करके गुब्बारे आदि लगाकर डेकोरेशन की, जबकि महिलाएं किचन में पकवान बनाने में व्यस्त हो गई। 6 बजे तक पार्टी की सभी तैयारियां हो गई तो रमेश को बड़ों को बुलाने भेजा। देवेश, संदीप, रमेश तीनों एक ही उम्र के थे और तीनों में पहले से ही दोस्ती थी और संदीप के व्यवहार से उन्हें और भी मजबूत कर दिया। वहीं रीमा भी मन से सीमा के साथ लगी थी। रेखा ने देखा, समझ गई कि रीमा सही रास्ते पर आ चुकी है। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। संदीप ने अपने 2-3 दोस्तों को परिवार सहित बुलाया था। सभी के आते ही रोशन जी को आगे करके रागिनी से केक कटवाया गया और फिर सबको खाने के लिए दिया गया। गांव में तो ये पहली बार ही था। संदीप के दोस्त बोले तो संदीप ने गाना लगा दिया। माहौल संगीतमय हो गया। संदीप के सब दोस्त डांस करने लगे तो रीमा का मन भी देवेश के साथ नाचने का होने लगा। रागिनी ये सब हंगामा देखकर खुश थी और सभी उसे गोदी में लेकर नाच रहे थे। मुझे नीचे उतारो, मैं भी नाचूंगी। जब रागिनी ने कहा तो सब हंसने लगे। हाँ भाई, इसके जन्मदिन पर इसे ही नाचने दो, कहकर रीमा और देवेश भी नाचने लगे। अब बीच में रागिनी और बाकी बच्चे थे। चारों तरफ सभी नाच रहे थे। जीवन यूं पार्टी करने के हिमायती तो नहीं थे, पर यह बात गांव समाज में पता लगेगी तो सब उन्हें कितने खुले दिल वाला मानेंगे और सीमा के ससुराल में भी सभी को पता लगेगी तो पूरा गांव उनकी तारीफ करेगा। मन ही मन अपने नाम का डंका पिटते देख रहे थे। वे खुश होकर सपनों का महल खड़ा कर रहे थे। चलिए, हम सब बैठक में चलते हैं, बच्चों को आनंद उत्सव मनाने दो, कहकर वे कमल और रोशन जी को लेकर बैठक में चले आए। उनके जाते ही रीमा ने सीमा, रेखा और संदीप के दोस्तों की पत्नियों को भी खींच लिया और फिर सब मस्त होकर नाचने लगे। बच्चों को मगन देख कांता और बिमला खाने की व्यवस्था देखने रसोई की ओर चली गई। संदीप ने सीमा को खींचा, मेरे साथ भी नाच लो। पहले तो वह थोड़ा शर्माई, पर जब संदीप ने अपने से सटा लिया तो नाचने लगी और देखा देखी सब अपनी पत्नियों के साथ जोड़े में नाचने लगे।
1 डेढ़ घंटे नाचने का कार्यक्रम चला। जब सभी थक गए तो भूख ने ज़ोर मारा। सभी खुश थे और संदीप को इस तरह की पार्टी करने पर बधाइयाँ दे रहे थे। यार ऐसी पार्टी तो बीच-बीच में कर लिया कर। हम तो यहीं शहर की मौज-मस्ती ले लिया करेंगे। अपनी बीवियों के साथ कुछ समय मिल जाया करेगा। एक दोस्त ने संदीप को कहा तो उसकी बात सुनकर सब हँसने लगे। चलो अब खाना-पीना हो जाए वरना बाहर हंगामा हो जाएगा कि उनका तो ध्यान ही नहीं रख रहे। पहले बाहर बड़ों को खिला देते हैं, फिर हम साथ-साथ खाना-पीना करेंगे। संदीप ने कहा तो सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी कांता ने आकर बताया कि बाहर उन्होंने सबको खाना खिला दिया है। तुम लोग चिंता मत करो। सभी बच्चों को इस तरह हंसते, मुस्कुराते और आनंद मनाते देखकर वह बहुत खुश थी। फिर आप भी खा लो मम्मी जी, ताई जी के साथ मैं डाल देती हूँ, कहकर रेखा ने 2 थालियों में बिमला और कांता का खाना लगा दिया। तुम्हारी बहू बहुत सुघड़ है कांता, बिमला ने रेखा की तारीफ करते हुए कहा। और आपकी भी जीजी, कांता हंसकर बोली तो बिमला छिप गई। वैसे बेटा भी अब बड़ा हो गया है इसका, अभी कुछ वह आगे कुछ कहती, कांता बोल पड़ी। हाँ हाँ, कल ही तो पता लगा है कि खुशखबरी है, सीमा ने ही बताया। फिर बिमला की ओर देखती हुई बोली, जल्दी ही आपको भी खुशखबरी मिलेगी। दोनों में प्यार बढ़ गया है, ये दिखने लगा है। बस समझो कुछ दिनों में आपकी दादी बनने की तमन्ना भी पूरी होगी। हाँ, अब सीमा भी संदीप को चाहने लगी है, परवाह करती है। इसीलिए तो मैंने शहर भेज दिया, कुछ समय साथ में रहेंगे, घुल-मिल जाएँगे। दादी बनने की लालसा में भाव विभोर होकर बिमला बोली। उसके बाद सब खाना परोसने लगे। बस 6 थालियों ही लगेंगी आज और जोड़े एक थाली में खाएँगे। संदीप ने कहा तो रमेश ने कहा, और मैं क्या करूँ? तू बच्चों के साथ में ले ले। हंसते हुए संदीप बोला तो सभी हंस पड़े। ये तो नाइंसाफी है मेरे साथ। तुम सब मतलबी हो, खुद शादीशुदा होकर बैठे हो और तो और बच्चे वाले भी हो गए हो और मेरी किसी को परवाह ही नहीं। लगता है खुद ही कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। जिस तरह मुंह फुला के रमेश ने कहा, सब मुस्कुराने लगे। ये सब भाभी की गलती है, इन्हें ही देवरानी का मोह नहीं है, रीमा ने छेड़ा। मेरी नहीं, तुम बहनों की। तुम दोनों पहले शादी करके बैठ गई तो सबको लगता है कि भैया छोटा है। इसी तरह सब आपस में हंसी मजाक करते रहे। बैठक में आकर तीनों हंसी खुशी खाने पीने और बतियाने में लग गए। जीवन कोशिश में था कि कोई बातचीत हो और उसके लिए उन्होंने रोशन जी से उनकी खेती बाड़ी और आमदनी के बारे में भी बातों बातों में पूछताछ की, पर सीमा की बात ध्यान में रख उन्होंने जीवन जी से कुछ ना कहा। और जीवन को निराशा हाथ लगी तो कुछ मायूस से हो गए। खुलकर वे पूछ नहीं सकते थे तो लगे तारीफ करने। आप जैसे लोग आज की दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। आपने सीमा की बेटी की तरह रखा और पोती की भलाई जानकर भी दोबारा शादी की बात की। कमल तो मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे आपके बारे में सब बताता रहता है कि आप उसके भविष्य को लेकर कितने चिंतित थे। यहाँ तक कि आपने अपनी आधी जायदाद उसके नाम करने के लिए भी कहा। ये सब करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कहते हुए उन्होंने दोनों के चेहरों की ओर देखा कि उनको सब पता है। यह जानकर अब शायद वो लोग उन्हें कुछ कहेंगे। उनकी बात सुनकर रोशन जी भावुक होकर उनकी और संदीप की तारीफ करने लगे। रोशन जी ने कृतज्ञता से कहा, जी सही कहा आपने। माँ बाप तो बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। सीमा जैसी सुशील लड़की जिस घर में जाए उसे स्वर्ग बना दे। हम तो चाहते ही नहीं थे कि कहीं और भेजें। आपको पता ही होगा, हम तो देवेश के लिए तैयार थे, पर वो माना ही नहीं कि उसकी भाभी है और पत्नी नहीं मान सकता। बाद में घर का माहौल और रागिनी का भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर यही उचित लगा कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। करण नहीं रहा तो वो दोनों हमारी जिम्मेदारी थी कि सीमा का भविष्य उज्जवल हो और रागिनी को पिता का प्यार मिले, जिससे अपने पिता को कभी देखा नहीं। हम तो आपके एहसानमंद हैं कि आपने उन दोनों को अपनाया, नहीं तो एक विधवा को समाज कहाँ जीने देता है। सब हे नज़र से देखते हैं, ऊपर से एक बच्चे की माँ। सच में दिल तो आपका और आपकी घरवाली का बड़ा है। उन्होंने उन दोनों का सहर्ष अपना लिया और आपका बेटा संदीप, वह तो लाखों में एक है, बिल्कुल मेरे करण जैसा है स्वभाव से। भगवान उसे उम्र लगाए, उसको देख दिल को ठंडक मिलती है। कहते हुए रोशन जी भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। कमल जी दिलासा देने लगे, जो ईश्वर को मंजूर हो, हम सब तो उसके हाथ की कठपुतली हैं।
अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इन तीनों को सुखी रखे। बात दूसरी ओर घूम गई और जीवन जी की मनसा सिरे ना चढ़ी। किसी काम से संदीप बैठक में आया तो ये बातें उसे सुनाई दे गई और वह पिताजी की मनसा समझ गया और बाहर दरवाजे से ही वापस चला गया। कुछ देर में ही सब अपने अपने घर चल दिए। रोशन जी ने भी जाने की आज्ञा मांगी तो जीवन ने आग्रह किया कि वह आज रात वहीं रुक जाए। शायद उन्हें रोककर बातों ही बातों में उनका मन चाहा हो जाए, मगर रोशन जी ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। वहीं रीमा बोल पड़ी, मैं रुक जाती हूँ जीजी के पास, पता नहीं फिर कितने दिनों बाद मिलना हो। अब जीवन कुछ और ना कह पाए। संदीप सब समझ रहा था, परंतु वह शांत रहा। जीवन से विदा लेकर सभी घर की ओर चले, जबकि रीमा आंसू के साथ सीमा के पास रुक गई थी। कई सालों बाद दोनों बहनें पहले की तरह बातें कर रही थी, साथ ही साथ बचपन की यादें ताज़ा की और अपनी अपनी गृहस्थी और पतियों की बातें करती रही। देर रात तक दोनों बातें करती रही, फिर सुबह जल्दी उठने की सोच कर सो गई। अगले दिन सुबह जल्दी ही सीमा तैयार हो गई और फिर रीमा को उठाया। रागिनी को लेकर वह और संदीप शहर के लिए निकल गए। रमेश और बड़े भाई उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने आए और बस में बैठाकर चले गए। शहर आकर सीमा और संदीप अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। सुबह उठकर रागिनी को तैयार करना, उनका टिफिन लगाना, दोनों को नाश्ता करवाना, रागिनी को स्कूल छोड़ना और स्कूल छोड़ते हुए संदीप हॉस्पिटल चला जाता। संदीप का दिन हॉस्पिटल में निकल जाता और पीछे से काम निपटाकर सीमा अपना ट्यूशन चली जाती। लौटते हुए रागिनी को लेते हुए आती और फिर लंच की तैयारी करती। हॉस्पिटल पास होने के कारण लंच के लिए संदीप घर आ जाता और तीनों साथ में लंच करते। संदीप वापस चला जाता और सीमा रागिनी का होमवर्क करवाती और फिर उसे सुलाकर अपनी पढ़ाई करती। शाम को तीनों पार्क में घूमने चले जाते और खुली हवा का आनंद लेते। हालांकि पढ़ाई के कारण सीमा का काम बढ़ गया था, लेकिन फिर भी वह संदीप का साथ और सहयोग पाकर खुश थी। 2 महीने हो गए थे, वह अभी तक गांव नहीं गए थे। जब सीमा ने संदीप को याद करवाया, त्योहार आने वाले हैं, हमें गांव जाना चाहिए, तो संदीप ने मना कर दिया, अभी नहीं। जब रागिनी की दिवाली की छुट्टियां होंगी तब तुम्हारी पढ़ाई का भी हर्जा होगा। लेकिन हमारी पहली करवा चौथ है और ताई जी को बुरा नहीं लगेगा क्या? सीमा ने उसे समझाते हुए कहा। संदीप कुछ देर सोचता रहा। ठीक है, हम एक दिन के लिए चलेंगे और वापस आ जाएंगे। सीमा ने चैन की सांस ली कि संदीप मान गया। ताई जी भी क्या सोचती होगी कि मेरे बेटे ने आना ही बंद कर दिया। करवा चौथ के एक दिन पहले ही संदीप सीमा को लेकर गांव पहुंच गया। बिमला उन्हें देखकर प्रसन्न हुई, वरना वह तो उम्मीद छोड़ चुकी थी, क्योंकि संदीप पहले ही कह के गया था कि दिवाली पर ही आएगा। तुम्हारी बहू की जिद थी कि सास के साथ करवा चौथ मनाएगी, मुझे इसलिए आना पड़ा, पैर छूते हुए संदीप ने कहा। सुनकर बिमला खुश हुई कि सीमा को रीति रिवाज निभाना आता है। सीमा ने पैर छुए तो बिमला ने सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो, पूतो फलो का आशीर्वाद दिया। रागिनी ध्यान से देख रही थी तो वह भी ऐसा करने लगी। यह देखकर बिमला हंस पड़ी। बेटियां पैर नहीं छूती, वो तो देवियां होती हैं, कहकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। पर मम्मा ने भी तो छुए, रागिनी मासूमियत से बोली। वह मेरी बहू है और तेरी नानी की बेटी, समझी? रागिनी थोड़ी देर सोचती रही, फिर सिर हिला दिया। अब उसकी समझ में आया कि नहीं पता नहीं, पर सिर उसने ऐसे हिलाया मानो सब समझ गई हो। चलो अब जल्दी खाना निपटा लो, फिर मेहंदी भी लगानी है। सीमा, जी ताई जी। सभी काम से निवृत्त होकर सीमा अपने कमरे में बैठी। पहले बिमला को मेहंदी लगा चुकी थी और अपने हाथ में अब मेहंदी लगाने लगी। रागिनी बड़े ध्यान से देख रही थी। वो क्यों लगा रही हो मम्मा? कल त्योहार है ना, पूजा करेंगे और सजेंगे। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।